हेलो। यस सर। हाँ हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है ना बेटा? जी सर। हाँ, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी कुछ इसमें आपने पढ़ा हुआ है, तो मेरी कोशिश होगी कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, और आपका एक रिवीजन क्लास भी हो जाएगा। इसमें एक प्रश्न आता है सुल्तान को लेकर के कि सबसे पहले तुर्क के जो शासक थे, सुल्तान की उपाधि की जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, वह किसने प्रारंभ की थी, और पहला शासक कौन था जो जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी? कुछ आइडिया है आपको? हाँ, महमूद गजनवी था। वेरी गुड, महमूद गजनवी था पहला सुल्तान, जिसने शासक था, जिसने सिस्तान के राजा खलफ बिन मोहम्मद को पराजित करके सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक खिज्र खां था, जो था जिसने सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं की थी, और उसको छोड़ करके सभी दिल्ली सल्तनत के शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, एक्सक्लूडेड आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि इन लोगों ने अपने जो पूर्वज थे, जैसे ऐबक ने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी, तो खिज्र खां ने आपकी किसकी प्रतिनिधि के रूप में धारण की थी? तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में, शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में, है ना? और रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के सभी शासक ने खलीफा के नायब के रूप में अपनी जो है मान्यता प्रदान की थी। खलीफा के नायब पुकारा था, और लेकिन खलजी वंश में एक ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में आपको मालूम है कि कोई उत्तराधिकार का निश्चित सिद्धांत नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने वंशानुगत शासन के सिद्धांत को लागू किया था, और उसने अपनी पुत्री रजिया को ग्वालियर विजय के उपरांत अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और उसके नाम से सिक्के भी जारी किए थे, है ना? बलवन पहला शासक था जिसने राजत सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, और जिले अल्लाह और जो है नियामत खुदाई जो है कहा, और खलीफा की प्रभुसत्ता को भी मान्यता प्रदान किया। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि जो गुलाम वंश जो था, जिसको प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या मामलुक सुल्तान कहा जाता है, उनमें जो अंत हुआ था वह जलालुद्दीन फिरोज के द्वारा जो है ट्यूमर्स की हत्या करके जो है एक तरीके से खलजी डायनेस्टी की स्थापना की गई थी, और खलजी रिवॉल्यूशन हुआ था। और एक तरीके से इसके ही शासनकाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि नवीन मुसलमान भी यहाँ पर आए थे, और खलजी उनको कहा जाता था जो खलजी मध्य एशिया में एक प्लेस था हेलमंद नदी के तट पर, वहाँ के रहने वाले थे, इसलिए इनको खलजी कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है जनजातीय आधार पर यानी कुलीन तंत्रीय आधार पर शासन करने का जो प्रचलन था उसको समाप्त कर दिया था, और
खिज़्र खां ने जो है सैयद वंश की नींव रखी थी, और जो लोदी वंश का जो दौलत खां जो लोदी था को हरा करके खिज़्र खां ने सरदार दौलत खां को पराजित करके सत्ता प्राप्त करके सैयद वंश की नींव रखी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहलोल लोदी के ने अफगान वंश की स्थापना की थी, और इसका जो राजतंत्र था वो पूरी तरह से अफगानों की जातीयता पर आधारित था, कुलीन तंत्र पर आधारित था, है ना। जिस तरह से राजत्व सिद्धांत में, तुर्की राजत्व सिद्धांत में सुल्तान सर्वोपरि था, और जो है सुल्तान की स्थिति निरंकुश हुआ करती थी, ठीक उसी प्रकार से इसके विपरीत हम देखते हैं अफगान जो शासनकाल है उसमें एक तरीके से जो है तुर्क अमीर जो थे वे शासक के समकक्ष थे, और उनको बराबर का दर्जा प्राप्त था। तो ये जो है बहलोल लोदी ने इस राजत्व सिद्धांत को प्रचलित किया था। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी ने सिकंदर शानी और जो है सिकंदर दूती की उपाधि धारण करी थी, और उसने अपने काजी मुगिशुद्दीन से कहा था कि वह एक ऐसे राज्य में, एक ऐसी नीति में विश्वास करता है जो राज्य के हित में, जनता के कल्याण में हो। शरा में या शरीयत में क्या सही है क्या गलत है मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, और ना मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें था, और हमने ये भी देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खलजी ये तीन ऐसे शासक थे जिन्होंने धर्म और राजनीति को दो पृथक विषय मानते हुए शासन किया था, जबकि फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी दो ऐसे शासक थे जिन्होंने उलमा वर्ग के अनुसार जो है एक तरीके से शरीयत को के अनुकूल जो है शासन करने की कोशिश की थी। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट था जिसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत को आपको मालूम ही है कि फारस के अफरासियाब वंशज से लिया गया है। वह अपने आप को ईरान का जो है फारस के अफरासियाब वंशज से संबंधित मानता है। उसका राजत्व सिद्धांत फारस के राजत्व सिद्धांत से प्रेरित था ना। तो ये चीज़ें थी। अब प्रशासनिक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें जो है सुल्तान के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वोच्च होता था, वह एक तरीके से प्रधान सेनापति भी होता था, प्रधान न्यायाधीश भी होता था, तमाम बातें होती थी। और ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो मंत्रिमंडल के बारे में पूछा जाता है कि क्या कहा जाता था, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको मजलिस ए खलवत कहा जाता था। जो मंत्रिमंडल होता था, जो एक प्रकार से केवल सलाहकारी संस्था होती थी, केवल सलाह दे सकती थी, सुल्तान को मानना और न मानना सुल्तान के ऊपर निर्भर करता था। तो जो संपूर्ण मंत्रिमंडल था उसको मजलिस एक खलवत या मजलिस एक खास कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। गैर तुर्की जो समुदाय होता था, जो अमीर होता था, उनको ताजिक कहा जाता था, और जो तुर्की दास होते थे जिनमें अमीर भी शामिल होते थे। और हम लोगों ने देखा भी कि इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी का गठन किया था, 40 गुलामों का एक दल बनाया था, और बलबन ने उसको समाप्त किया था। ये भी हमें ध्यान में रखने वाली बात है। ताजिक जबकि मंगोल वंश की जो शाखा थी अमीर, उनको सादात अमीर कहा जाता था, ठीक है। सादात जो मंगोलों की जो मूल संस्था थी, एक तरीके से जो अमीर थे उनको सादात कहा जाता था, और एक तरीके से बहमनी साम्राज्य का जो उद्भव हुआ था वह उनके विद्रोह के कारण ही हुआ था, जो सादात अमीर थे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और
वजारत का जो चरमत्कर्ष माना जाता है, या वजीर जिसको कहते थे उसी को वजारत कहा जाता था, या अमीर बर का जो चरमत्कर्ष काल कहा जाता है वो एक तरीके से तुगलक वंश को कहा जाता है। और जो है वजीर, जो वजारत जो चरमत्कर्ष पर पहुंच गई थी, फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था उसके ही आदेशानुसार सारे काम किए जाते थे। जबकि अमीरों का जो सम्मान था, जो एक तरीके से अमीरों की जो समकक्षता थी वो देखा जाए तो आपकी वो लोदी डायनेस्टी में हमें विशेषकर बहलोल लोदी के समय में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा उलेमा जो क्लास होते थे, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जो शरीयत कानून के व्याख्याता होते थे, जो इस्लामिक एक तरीके से इस्लाम धर्म की व्याख्या करने वाले धर्माचार्य होते थे, है ना, तो वही उलमा कहलाते थे और शरीयत कुरान और हदीस के जानकार होते थे और उस पर ही उनके विचार आधारित होते थे। तो ये चीज़ हमें देखने में आती है। और इसके अलावा हमें देखते हैं कि जो सुल्तान होता था उसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल होता था उसमें जो 4 प्रमुख मंत्रिमंडल होते थे, जिसमें आपका हम लोगों ने देखा है कि पहला होता था दीवान। दीवान का मतलब दीवान वजारत, वजीर जिसका भी हमने जिक्र किया, काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता था जो अर्थ से संबंधित होता था, अर्थव्यवस्था से संबंधित होता था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा दीवाने अर्ज, या जो है जिसका प्रधान आरिज ममालिक होता था, एक तरीके से सेना से संबंधित होता था। दीवाने इंसा जो एक तरीके से पत्राचार विभाग होता था, करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। और दीवाने रसालत जो होता था वो विदेश विभाग कहलाता था। इसमें 2 जो नए पूछे जाते हैं, 3-4 हैं जिसका नाम अलग से पूछ दिया जाता है कि दीवाने रियासत की किसने स्थापना की, या फिर जो है आपके दीवाने मुस्तखराज की किसने स्थापना की, या फिर दीवाने अमीर कोही की किसने स्थापना की, या फिर जो है दीवाने बंदगान की किसने स्थापना की। तो ये जो है अलग अलग पूछा जाता है। इस क्रम में हम देखते हैं कि जो है दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, जो कृषि विभाग होता था। दीवाने बंदगान जो एक तरीके से दास विभाग था, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने रियासत जो था वो राजस्व से संबंधित विभाग था, वाणिज्य मंत्रालय कर सकते हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट था जो अलाउद्दीन खलजी ने क्रिएट किया था। दीवाने मुस्तखराज भी था, एक पृथक राजस्व विभाग था जो बकाये राजस्व की प्राप्ति करने के लिए और करों की शुचिता को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो 2 जो इम्पोर्टेंट जो अधिकारी हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, वह पूछा जाता है मुस्तफ़ा ए ममालिक। मुस्तफ़ा ए ममालिक का मतलब होता है महालेखा परीक्षक, है ना। ये कंट्रोलर ऑफ जो है ऑडिटर होता था, और एक होता था ऑडिटर जो होता था मुशरिफ ए ममालिक, जो केवल लेखाकार होता था, ऑडिटर होता था। तो मुशरिफ ए ममालिक और मुस्तौफी ए ममालिक या मुस्तफ़ा ए ममालिक, ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है एक तरीके से अधिकारी होते थे। तो ये पूछा जाता है कि जो मुशरिफ होता था ये ममालिक, वो ऑडिट करता था, और ऑडिटर्स के जो चीफ होता था वह मुस्तफ़ा या मुस्तौफी ए ममालिक कहलाता था। इसके अलावा 2, हाँ हाँ, नहीं वो सीएजी तो वर्तमान में कहते हैं, वो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता था, वो जस्ट उसी तरह से वो दूसरा इश्यू हुआ। ये हम केंद्र की बात कर रहे थे, ये आपके मध्यकाल की बात कर रहे थे, समझने के लिए मैं बता रहा था कि महालेखा परीक्षक जो है एक तरीके से मुस्तफ़ा ए ममालिक कहलाते थे, और मुशरिफ ए ममालिक जो होते थे ऑडिटर होते थे। और इसके अलावा 2 जो महत्वपूर्ण और जो अधिकारी पूछे जाते हैं, जिसमें एक मजूमदार होते थे, जो है ये भी एक तरीके से जो बैलेंस अमाउंट्स होते थे उनकी हिसाब ये रखते थे। मजूमदार आय व्यय इनमें भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो खजांची होते थे या फौजदार होते थे,
है ना, वो एक तरीके से ट्रेजरार होते थे, कोषाध्यक्ष होते थे, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण बात थी जो हमने आपसे बताई। इसके अलावा जो वजारत की जिक्र मैंने किया, इनको एक संस्था के रूप में अपनाने की जो प्रेरणा मिली थी, वो अब्बासी जो खलीफा जो होते थे उनसे प्रेरित ये वजारत को एक संस्था के रूप में मनाने की प्रेरणा, ये पूछा जाता है, तो अब्बासी खलीफाओं से प्राप्त हुई थी। तो इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि बलबन ने जो है ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी इक़्तिदारों पर नियंत्रण के लिए, और जो बलबन के इस समय में वजीर और सेना के जो है अधिकार जो थे, वजीर को सैनिक अधिकार उससे वापस ले लिए गए थे। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। जैसा अभी मैंने बताया भी कि भारतीय मुस्लिम काल में जो वजारत का जो चरमोत्कर्ष काल था वो तुगलक काल, और विशेष रूप से फिरोज शाह तुगलक के समय का काल माना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो एक और विभाग था जो पूछा जाता है, वह है जलालुद्दीन फिरोज खलजी के द्वारा जो स्थापित किया गया था, वह दीवाने वकूफ़ कहलाता है। जो दीवाने वकूफ़ एक तरीके से व्यय जो होते थे, एक्सपेंडिचर जो होते थे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनकी ये जांच करते थे, उसका इन्वेस्टिगेट करते थे। तो ये दीवाने वकूफ़ कौन से विभाग थे और इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो है शमसे सिराज अफीफ जो था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों के बाद का जो इतिहास है, यह इसने तारीख़ फिरोज शाही के नाम से ही लिखी है, और फिरोज शाह तुगलक का यह प्रोटेक्शन इसको प्राप्त हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा काजी उल कुजात आपको पता ही है, काजी न्याय, और इसका प्रधान काजी उल कुजात कहलाता था। सद्र उस सुदूर जो धर्म विभाग था, और हमने बताया भी था कि प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों ही पद प्रदान कर दिया जाता था, लेकिन काजी जो होता था या कुजात वो न्याय विभाग था, और सद्र जो था वो धर्म विभाग था। तो ये जो है, इसके अलावा हम लोगों ने जजिया, जकात, खराज, खुम्स और उस्र टैक्स की बात भी की थी, और वरीद की बात भी की थी, जो एक तरीके से गुप्तचर होते थे, मुनहियान बमुन्ही, है ना, और दीवाने रियासत की भी मैंने बात की। और ये आपको बता दें कि कारखाना जो इंडस्ट्री था, वह जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले राजकीय जो कारखाने थे उनका उल्लेख नहीं मिलता, ये खूब पूछा जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के ही समय में सबसे अधिक 36 कारखाने निर्मित किए गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अफीफ ने जो है शमसे सिराज अफीफ ने जो है ये बात का जिक्र किया है। उसने ही 2 प्रकार के जो है कारखानों को, जो गवर्नमेंट जो एक तरीके से संचालित जो कारखाने थे, उनको 2 भागों में इसका पार्टीशन किया है। एक रातबी होते थे और एक गैर रातबी होते थे, रातबी एंड नॉन रातबी। रातबी जो होते थे जिनको निश्चित एक फिक्स्ड जो है सैलरीड मिलती थी, जबकि गैर रातबी जो होते थे एक तरीके से वो अनिश्चित वेतन पाने वाले कर्मचारी होते थे। और आपको बता दें कि कारखानों का जो चीफ ऑफिसर होता था उसको मुतसरिफ कहा जाता था, उसको मुतसर्रिफ कहा जाता था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता था कि कारखानों के प्रधान का क्या नाम होता था, रातबी क्या होते थे या गैर रातबी क्या होते थे, या फिर जो है किसके काल में कारखाने का उल्लेख मिलता है, कौन उल्लेख करता है, सबसे अधिक कारखाने 36 किसके काल में थे, इसका जिक्र कौन करता है ना। जितना भी हो सकता था मैंने जो पूछे जाते हैं प्रश्न आपसे डिस्कस किया। मुहतशीब, दीवाने रियासत, वरीद, वकील दर,
जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स, काजी, सद्र, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा, दीवाने जो है रियासत, है ना, दीवाने असरफ, दीवाने आर्ज ममालिक, है ना, दीवाने अमीर कोही, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने वकूफ़ हैं, तो वजारत का चरमत्कर्श, ये तमाम बातें हमने आपसे जिक्र इसमें की। मुतसर्रिफ, मुतसर्रिफ, है ना, मुतसर्रिफ होता था। ठीक है। अब इसमें अगर हम ये देखें तो ये पाते हैं कि दिख रहा है तुम लोगों को? ओके, तो मुतसर्रिफ कहलाते थे ना, मुतसर्रिफ, है ना, ये जो है आपके कारखानों का प्रधान कहलाता था। इसके अलावा अभी हमने आपको रात्वी बताया, कारखाने से रिलेटेड शब्दावली पूछ दी जाती है ना, और गैर रात्वी बताया है ना, तो ये आपका जो है। इसके अलावा हमने दीवाने वकूफ़ की बात की थी, जो आपके लिए थोड़ा नया था। जलालुद्दीन फिरोज खलजी, है ना, व्यय के कागजात देखता था, जो भी एक्सपेंडिचर होते थे। तो ये जो है आपके प्रशासन से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की, तो इसमें प्रांत जो होते थे इनको सूबा नहीं कहा जाता था, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये प्रांत ही होते थे, राज्य कहा जाता था। सूबा शब्द का प्रयोग सबसे पहले अकबर के काल में 1580 में किया गया था, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो सल्तनत काल में जो होते थे राज्य होते थे या प्रांत होते थे, और प्रांतों को यहाँ पर इक्ता, जिसको हम लोग जिक्र कर रहे थे, इक्ता या आपके विलायत कहा जाता था, है ना। और इसका प्रधान जो होता था वह आपका बली कहलाता था, मुक्ति कहला, है ना, इक्तादार कहलाता था, नायब कहलाता था, नाजिम कहलाता था, सिपासलार कहलाता था। ठीक है, तमाम नाम हैं जो हमने आपसे जिक्र किए। बली, मुक्ति या मुक्ता, इक्तदार, नायब, है ना, या फिर सिपासलार, ये प्रांत के चीफ ऑफिसर होते थे। ठीक है, और हम लोगों ने ये पूछा जाता है कि ऐबक के समय में इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था, तो बदायूं का था, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और हमने आपसे अभी जिक्र किया था कि जो इक़्तिदारी सिस्टम है उसके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वह निज़ामुद्दीन तूसी की सियासतनामा से मिलती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, सियासतनामा से मिलती है, जिसमें ये कहा जाता है कि 2 से 3 वर्षों के अंतराल पर इनका ट्रांसफ़र एक इक्ता से दूसरी इक्ता में कर दिया जाता था। इसके अलावा ये वंशानुगत हेरिडिटी नहीं होता था, और मृत्यु होने के बाद से इनके पद दूसरे को दे दिए जाते थे। तो इनको जो है वेतन के बदले में इनको इक्ता लैंड प्रदान की जाती थी। बलबन ने जो है इन पर नियंत्रण लगाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका नाम ख्वाजा था, अभी हमने आपसे बताया। और जो है
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रांत का जो विभाजन हुआ था वह सिख कहलाता था, और सिख जो होते थे, जिले को क्या कहा जाता है, इस तरह से प्रश्न आ जाता है, तो जिले को सिख कहा जाता था। और सबसे पहले बलवन ने जो है सिख की स्थापना की थी, और सिख का जो प्रधान होता था, जाहिर सी बात है, वह सिकदार कहलाता था। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि जिले को क्या कहा जाता था, किसने नींव रखी थी, और जिले का प्रधान सिकदार कहलाता था। इसके बाद जिले जो होते थे वे परगने में बटे होते थे, और परगने में जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे वो हमने भी आपसे बताया है कि आमील होते थे और मुंसिफ होते थे। आमील जो होते थे, आप ये देखिए, खुद राजस्व से संबंधित होते थे। मुंसिफ जो होते थे वह एक तरीके से न्याय कानून से संबंधित अधिकारी होते थे। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आमील जो होता था मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था, मुंसिफ न्यायिक अधिकारी होता था। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और एक तरीके से जो कभी कभी सिख की जगह जो सरकार शब्द का भी प्रयोग किया गया था, ये हमें देखने में आते हैं, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 100 गांवों के समूह का, एक शहर कह लीजिए या 100 जो है गांव हैं, उनको मिला करके एक समूह होता था जिसको अमीर ए सदा कहलाता था। 100 हो गया तो अमीर ए सदा, अमीर ए सदा 100 गांवों का एक समूह या एक शहर को अमीर ए सदा कहा जाता था। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस समूह के गांव के प्रशासन का जिक्र जो है रेहला में करता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका जिक्र मिलता है अमीर ए सदा का। और सबसे छोटी इकाई आपको पता ही है, वह गांव होती थी, और गांव के जो मुख्य अधिकारी होते थे वो गांव के प्रधान होते थे, जिसको चौधरी भी कहा जाता था, खुद और मुकद्दम भी कहा जाता था। चौधरी, खुद और मुकद्दम, तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जो पटवारी होते थे, कानून को जो लेखपाल कहा जाता है, वो एक तरीके से दूसरा प्रमुख अधिकारी गांव का होता था, है ना। गांव के मुखिया को किसानों से एक छोटा सा जो है उपकर एकत्र करना पड़ता था, और इस कारण से इसको किस्मत एक खोती भी कहा जाता था। किस्मत ए खोती, किस्मत एक खोती भी कहा जाता था। गांव का जो प्रधान था, मुखिया था, उसको किसानों से एक छोटा सा उपकर, जो टैक्स होता था, उसका उपकर एकत्रित करना होता था, और इसे ही किस्मत एक खोती कहा जाता था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि खुद मुकद्दम चौधरी के विशेषाधिकार जो है अलाउद्दीन खलजी ने समाप्त कर दिया था, और गयासुद्दीन तुगलक ने उनके विशेषाधिकार को पुनः बहाल कर दिया था। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि अलाउद्दीन खलजी ने 2 नए टैक्स, घरी और चराई टैक्स लगाया था उसने, और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था। ये पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग ने ये देखा था कि जो सेना का जो संगठन जो किया गया था, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि मिला जुला था, तुर्क और मंगोल, है ना। तुर्क और मंगोल जो है पद्धति पर आधारित था, और ये तुर्क और यह मंगोल पद्धति सेना का जो संगठन किया था वो दमिश्क कहा जाता है या दशमलव प्रणाली कही जाती है, उस पर किया गया था।
इसमें ये देखा जाता है कि सल्तनत काल में बलवन ने एक जो है दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, आपको मालूम भी है। इसको सैन्य विभाग, उसका प्रधान जो आरजी ममालिक कहलाता था, लेकिन एक विशाल और अस्थाई सेना का जो गठन किया था वह अलाउद्दीन खलजी ने किया था, और सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देने की जो प्रथा थी, जो घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की जो प्रथा की शुरुआत की थी, वह अलाउद्दीन खलजी ने की थी। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि सल्तनत काल में जो सैन्य व्यवस्था है उसका शुभारंभ जो होता था, उसकी जो बिगनिंग है वह इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होती है, और एक केंद्रीय सेना का गठन किया जाता है जिसको हस्म ए कल्बी कहा जाता था। हस्म ए कल्बी कहा जाता था, ये केंद्रीय सेना थी। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इल्तुतमिश के समय में इसका प्रचलन हुआ था, और जो प्रांतीय सेना होती थी उनको कहा जाता था हस्म ए अतरफ। तो हस्म ए कल्बी एंड हस्म ए अतरफ। हस्म ए अतरफ का मतलब प्रांतीय सेना, हस्म ए कल्बी या कल्ब ए सुल्तानी, कल्ब ए सुल्तानी भी कहते थे। कल्ब ए सुल्तानी या हस्म कल्बी, ये केंद्रीय सेना को कहा जाता था जिसका प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हस्म अतरफ मैंने बताया ही कि प्रांतीय सेना होती थी। घुड़सवार सेना को सवार एक कल्ब कहा जाता था। सवार एक कल्ब घुड़सवार सेना होती थी। और जो सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना होती थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता था। उनको शमसी घुड़सवार कहा जाता है। जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेना होती थी उनको शमसी जो है घुड़सवार कहा जाता था। तो हस्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी, हस्म अतरफ, सवार कल्ब और शमसी घुड़सवार की जो है बात मैंने की। इसके अलावा जो है दशमलव प्रणाली की हमने आपसे जिक्र की ही थी, और जिसमें 10 सैनिकों का से जो सेनानायक होती थी, टुकड़ी होती थी, उसको जो है सरे खेल कहा जाता था। फिर सिपह सलार होता था, फिर अमीर होता था, फिर मलिक होता था, फिर खान होता था। तो ये आपका जो मंगोल सेना थी उसका ये वर्गीकरण किया गया था, और ये इन्होंने भी अपने में जो है वर्णित किया था। जियाउद्दीन बर्नी का जो मानना था कि सरे खेल जो होता था वो सबसे छोटी सैनिक होती थी और सबसे बड़ी सैनिक खान होती थी, जैसा कि आपने इसको पढ़ा भी है कि 10 से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आप ये देखिए इस तरह से है, सरे खेल, सिपह सलार, मलिक, अमीर, और फिर ये आपका खान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऊंची जो होगा वो खान हो गया, सबसे छोटी इकाई आपकी सर ए खेल हो गई। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और खान के बाद सर्वोच्च सेनापति मतलब 10 खान। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी के काल में एक अस्पा और 2 अस्पा का कॉन्सेप्ट था, जिसमें एक अस्पा एक अश्वरोही सैनिक को 234 टन का वेतन मिला दिया जाता था। लेकिन दूसरे अगर कोई अतिरिक्त रूप में अपने पास सैनिक रख लिया है तो उसको 2 अस्पा वाला सैनिक और फिर 234 प्लस उसमें 78 टन का जोड़ दिया जाता था, तो कुल 312 टन का हो गया। तो ये वेतन मिलता था। तो लेकिन ये केवल एक ही घोड़े अतिरिक्त तक ये बेनिफिशियली था, इसके बाद नहीं था।
बाकी हम लोगों ने देखा फिरोज शाह तुगलक ने जो अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किए थे उसको बिल्कुल पलट दिया। उसने सेना में नियुक्ति आनुवंशिक आधार पर करने लगी, सैनिकों को पुनः एकता के आधार पर वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की, सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी थी, सैनिकों की जो है घोड़ों को दागने और हुलिया की प्रथा को उसने समाप्त कर दिया था। ये तमाम जो है काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसी कारण शमशेर सिराज अफीफ जो है घोड़े सेना में भ्रष्टाचार फिरोज शाह तुगलक के समय में काफ़ी बढ़ गया था का जिक्र करता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी ने लोदी वंश में पुनः सैनिकों का हुलिया रखने और उसकी जगह हुलिया के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाने लगा था वह चेहरा शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा था। हुलिया की जगह सिकंदर लोदी में शब्द चेहरा का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के जो है बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था कि न केवल जो है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है सैनिकों जो खुद मुकद्दम चौधरी के विशेषाधिकार को बहाल कर दिया, बल्कि सैनिकों के वेतन रजिस्टर जिसका हमने कल जिक्र किया था वशीलात हश्म की स्वयं जांच वह करता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये हमें देखने में आ रहा है। इसके अलावा जो दुर्ग होते थे, जो फोर्ट होते थे, जो किले होते थे, वहाँ पर सामान्यतया कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी जिसको दुर्गपाल कहा जाता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और जो सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती किए जाते थे उनको खास खेल कहा जाता था। मेरी आवाज़ आ रही बेटा? ओके। जो सुल्तान के जो सैनिक होते थे उनको जो है जो भर्ती किए जाते थे उनको खास खेल की संज्ञा दी जाती थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो सेना का पूछा जाता है कि मुख्य भाग क्या था या हिस्सा क्या था, तो आपको ये ध्यान रखना है घुड़सवार सेना लिखना है, गज सेना नहीं लिखना है। घुड़सवार जो है वह सेना का मुख्य जो है अंग थी। और पैदल सेना को पायक भी कहा जाता था, ये ध्यान में रखने वाली है। पायक शब्द किसे कहते थे? तो ये पैदल सैनिक होते थे, इनको पायक कहा जाता था। न्यायिक सिस्टम में हम लोगों ने बात किया ही है कि कुरान हदीस और इज्मा की बात की जाती थी। कुरान हदीस इज्मा और कयास है ना। और सुल्तान न्याय का अंतिम स्रोत होता था। मुख्य सद्र और मुफ्ती काजी है ना, न्याय विभाग दीवाने कज़ा और काजी इसका प्रधान होता था, काजी उल कुज़ात। फौजदारी कानून जो है दोनों के लिए बराबर था। जो क्रिमिनल लॉ था वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही बराबर था। और हिंदुओं के मैटर हिंदू कानून के अनुसार सुलझाए जाते थे, जबकि मुसलमानों के मैटर जो होते थे वे मुस्लिम कानून के अंतर्गत सुलझाए जाते थे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू प्रशासन की, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो है जो पूरा इस्लाम की जो अर्थव्यवस्था है वह एक तरीके से हनीफी विचारधारा पर आधारित है। और इसको तुर्की सुल्तानों ने गजनवियों से प्राप्त की थी, गजनी से प्राप्त की थी। और यह जो लिपिबद्ध है एक तरीके से जो लिखी गई है वह किताबुल खिराज है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किताबुल खिराज यह आपकी अबू याकूब ने लिखी थी, किताबुल खिराज। और इसमें ही पूरी इस्लामिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, जिसमें टैक्स वगैरह की हम बात करते हैं। और शरीयत में मुख्य रूप से 4 टैक्सों का ही जिक्र मिलता है, जजिया, ज़कात, खराज और उश्र का, है ना।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको हमने बताया भी था कि उस्र जो होते थे वह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर था। जो मुस्लिम भूमि भूमि कहलाती थी, यह खूब पूछा जाता था। उसको तुर्की लैंड कहा जाता था। ये पूछा जाता है तुर्की लैंड किसको कहते थे या उसरी लैंड किसको कहते थे। तो उसरी लैंड मतलब तुर्की लैंड ये हुई, और इससे जो टैक्स लिया जाता था, खराज जो भूमि कर लिया जाता था, उसको उस्र कहा जाता था, जो मुसलमानों से ही केवल लिया जाता। जबकि खराज जो होता था या खिराज जो होता था वह हिंदुओं से यानी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था, भूमि कर था, जो 1/3 से लेकर के 1/5 तक लिया जाता था, सॉरी 1/2 तक लिया जाता था, नहीं 33 से 50% टैक्स लिया जाता था। और सबसे अधिक जो टैक्स लिया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भूमि कर, जो कुल उत्पादन का 50% लिया गया था। खुम्स के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और जो है अलाउद्दीन खिलजी, दो ऐसे शासक थे जिन्होंने राज्य का है 4/5 हिस्सा राज्य को कर दिया और 1/5 हिस्सा जो है सैनिकों के ऊपर व्यय करने का निश्चय किया था। वैसे सामान्यतया 1/5 हिस्सा राज्य को और 4/5 हिस्सा जो है सैनिकों पर के हिस्से में जाता था, खुम्स का जो युद्ध कर होता था। इसके अलावा हम लोगों ने जिक्र किया था जक़ात के बारे में। जक़ात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था, जो उनकी कुल आय का 2 से 2.5% यानी कि एक तरीके से 40% जो है 2 and 2 हाफ आपका हो गया, एक तरीके से 40% दिया जाता था और इन्हीं के हितार्थ यह खर्च किया जाता था। जबकि जजिया टैक्स जो था वह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स होता था, जो जो उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए लिया जाता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो महिलाएं थीं, जो बच्चे थे, जो वृद्ध थे, जो साधु संत थे, जो डिसेबल्ड थे, है ना, उनसे यह टैक्स नहीं लिया जाता था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सल्तनत काल में जजिया टैक्स लगाया था, जो पहले इस टैक्स से मुक्त थे। तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। इसके अलावा जो जो आपकी अनुदान में दी गई जो लैंड होती थी, उनमें उनको आपकी मदद ए मास कहा जाता था, उनको इनाम कहा जाता था, उनको मिल्क कहा जाता था, उनको वक्फ कहा जाता था, उनको सयूरे गाल कहा जाता था। तो ये अनुदान में दी गई लैंड होती थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि खालसा लैंड जो सरकारी लैंड होती थी, या इक्ता लैंड जो प्रांतपतियों या मुक्ता या इक्तादारों को अधिकार में प्रदान की जाती थी। इसके अलावा जो अधीनस्थ हिंदू सामंत थे, राजा थे, उनके अधिकार में रखी जाने वाली लैंड होती थी। तो कुल इस प्रकार की 4 लैंड होती थी। अलाउद्दीन खिलजी हम लोगों ने देखा कि पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कराई और उस लैंड की प्रोडक्शन जो था देखा, और कुल प्रोडक्शन का 1/2 जो होता था 50% टैक्स उसने निर्धारित किया। इसको मशाहत के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा जाता है, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने समाप्त करके बटाई सिस्टम को लागू किया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। मैं सोच रहा था क्या इसके आगे मैं आपको बताऊं। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम देखते हैं कि मुक्ता जो थे और बली, उनके अधिकार जो है उसने वापस ले लिए थे, और उसकी जगह एक नया जो अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम रखा था उसने वली उल खराज, उनको प्रदान कर दिए। तो यानी मुक्ताओं पर और बलि पर नियंत्रण लगाने के लिए उसने उनके अधिकार वापस लेके एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका नाम था वली उल खराज। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा हमने आपको उसरी लैंड की बात करी, जो तुर्की लैंड हुआ करती थी, जो भारतीय
मुसलमानों के नियंत्रण में होती थी, जो उनकी कुल उत्पादन का इनसे 1/10 हिस्सा जो है भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा जो पैमाइश के अलावा जो अन्य पद्धतियां थी, जिसमें हमने बताया भी था, जिसको बटाई है, इसको कई नामों से जाना जाता था, गल्ला बख्शी, किस्मत ए गल्ला या हासिल, है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था। तो बटाई सिस्टम को इन नामों से जाना जाता है, किस्मत ए गल्ला या गल्ला बख्शी या हासिल। और खेत प्रणाली 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। मसाहत सिस्टम के बारे में हमने आपसे बताया ही, मुक्ताई सिस्टम के बारे में बताया ही कि लगान निर्धारण की यह एक मिश्रित प्रणाली थी। यह हिस्सा बांट प्रणाली पर आधारित थी, और यह जो है कानकूट सिस्टम जो होता था, यह मुगल काल में प्रचलन में आया था। इसके अलावा कहा जाता है कि तुर्कों में सबसे पहले जो है इक्ता भारत में किसने प्रचलन में किया था, तो यहाँ पर ये डाउट्स हो जाता है कि 1206 में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की गई थी, और इस दृष्टि से इल्तुतमिश जो है ने इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि तुर्कों ने आक्रमण भारत में किया था, और भारत में जो क्षेत्र विजित किए गए थे वहाँ पर मोहम्मद गोरी ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, और इसको एक बृहद और आधार स्वरूप प्रदान किया था इल्तुतमिश ने। तभी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का इक्तादार इल्तुतमिश को नियुक्त किया था। तो जब कभी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद गोरी ही आपका अगर विकल्प में है कि भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की, और अगर मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश दोनों विकल्प में है तो आप मोहम्मद गोरी आंसर टिक करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या था, तो इसमें आंख बंद करके आपको लगाना है भूमिकर या भू राजस्व या लगान, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही यह निर्धारित किया गया था कि बटाई सिस्टम तो लागू किया ही गया, जिसको रस्म मियाना भी कहा जाता है। और उसमें ये ध्यान में रखने वाली बात है कि उसमें ये भी उसने आदेश दिया था कि 1 वर्ष में लगान की दर में जो वृद्धि की जाएगी उसका जो प्रतिशत होगा वह 1/10 से 1/11 यानी 10 से 11% से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जाएगा। ये गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश यह जारी किया था। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। हमने अभी जिक्र किया था कि सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर जो खुदवाई थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने खुदवाई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने नहर से सिंचाई की जाने वाले किसानों को अलग से कृषि टैक्स लिया था उसने, जिसको हाथ से सर्व या केवल सर्व पूछ दिया जाता है या हाथ पूछ दिया जाता है। तो वह फिरोज शाह तुगलक ने उनके सिंचाई जो उत्पादन था उसका 1/10 हिस्सा अतिरिक्त रूप में सिंचाई टैक्स लिया था। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषकों को अग्रिम ऋण जिसको कहा जाता है तकावी ऋण प्रदान किया था, और सोनधार भी इसको कहा जाता है, और फिरोज शाह तुगलक ने इस टैक्स को माफ कर दिया था। ये भी हमें ध्यान में रखने वाली है, किसने लगाया और किसने माफ किया, तो सोनधार या तकावी ऋण जिसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कृषि के विकास के लिए, कृषि की देखरेख के लिए एक नया विभाग क्रिएट किया था, इसका नाम था दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने क्रिएट किया था, यह कृषि विभाग था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने, हम लोगों ने आपसे जिक्र किया था कि केवल शरीयत में उल्लिखित 4 प्रकार की ही टैक्स को वसूल किया था, बाकी सभी कष्टदायी लगभग 24 टैक्स को उसने माफ कर दिया था, जिसको स्थानीय टैक्स के रूप में, जिसको आबबाब भी कहा जाता था। सभी प्रकार के जो टैक्स थे उनको सम्मिलित रूप से
आब बाब कहा जाता था, उसको फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त करते हुए जो है केवल 4 टैक्सी लगाए थे और एक नया जो टैक्स उसने लगाया जिसका भी जिक्र किया मैंने कि वह कृषि कर था, सिंचाई कर था, सॉरी, जिसको हास ए सर्व कहा जाता था, जो सिंचित भूमि के कुल जो उत्पादन का 1/10 हिस्सा लगाया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि बागवानी का सबसे अधिक शौक फिरोज शाह तुगलक को था। उसने 1200 फलों के बाग लगवाए थे और 5 जो है नहरों का निर्माण कराया था, जिसमें उसकी नहरों को सबसे सिराज अफीफ ने नहरों का नाम पूछा जाता है क्या कहा है तो राजवाही और उलूक खानी, राजवाही और उलूक खानी हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। सिकंदर लोदी के समय में जो और एक सुधार हुआ था वो हमने देखने में आया कि भूमि की पैमाइश के लिए उसने गज ए सिकंदरी का पैमाना प्रचलित किया था, जो 32 इंच और 39 अंगुल का होता था, जो अकबर के समय तक 1588 तक जो है गज-ए इलाही के प्रचलन के पहले तक यह प्रचलन में रहा। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि इब्राहिम लोदी ने लगान जो है अनाज के रूप में लेने का आदेश जारी किया था, जबकि सामान्य रूप से सल्तनत काल में लगान जो होता था वह अनाज और नगद दोनों ही रूपों में लिया जाता था। तो ये भी आपका प्रश्न खूब पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कृषि और भारत की अर्थव्यवस्था जैसे वर्तमान में कृषि पर आधारित है, उसी तरह से मध्यकाल में भी जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह कृषि का था। इसके अलावा जो रहट जो है सिंचाई यंत्र था, जो कुएं होते हैं उनसे आप देखिए पानी जो खींचा जाता था उसको रहट कहा जाता था, और इसका सबसे पहले जिक्र जो है बाबर की बाबरनामा में हमें मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने ग्रंथ पद्मावत में अवध में रहट के प्रयोग का प्रचलन का जिक्र किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सल्तनत काल में सिंचाई के मुगल काल में या सल्तनत काल में सिंचाई के लिए जो एक नया यंत्र का आविष्कार हुआ था उसका नाम जो है रहट है, और उसका उल्लेख बाबरनामा में हमें मिलता है। कहीं कहीं रहट को अरहट के नाम से भी जाना जाता है और यह दिल्ली सल्तनत में ही प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा चरखे का भी आंतरिक उपकरण के रूप में प्रयोग हुआ और इसका भी उल्लेख इसामी की फुतुह उस सलातिन में हमें मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चरखे का प्रयोग करने का विवरण किसमें मिलता है। इसामी की फुतुह उस सलातिन में मिलता है, जबकि रहट या अरघट का प्रयोग की जानकारी बाबरनामा में हमें मिलती है। तो ये भी प्रश्न आपका खूब पूछा जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। भारत में जो अन्य आविष्कार हुए मध्यकाल में वो कागज निर्माण का भी है, ये भी महत्वपूर्ण है और इसका जिक्र जो है अमीर खुसरो ने किया है। घड़ी के यंत्र का आविष्कार भारत में सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के समय में ही हुआ था। तो कागज है, अरघट है, चरखा है, ये नवीन यंत्र थे जिनका आविष्कार जो है सल्तनत काल में हुआ है, जिसमें बाबरनामा, अमीर खुसरो और बर्नी की इसामी की फुतुह सलातिन में जिसका जिक्र हमें मिलता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो रथ थे या इक्का, सामान्य तौर पर आज भी इक्के की सवारी जिसका जिक्र किया जाता है, इसका 4 पहिए के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। घोड़ा गाड़ी जिसको कहते थे या बैलगाड़ी जिसको कहते थे, है ना, या इक्का गाड़ी होता था। ये सल्तनत काल की ही रूप में हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि सल्तनत काल में जलीय मार्ग के लिए नौका जो है निर्माण के उद्योग का भी प्रचलन हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो है हमें कि ईरान से
जो है घोड़े के निर्यात का उल्लेख, तुर्किस्तान और ईरान से घोड़े के आयात का उल्लेख जो है मिलता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जैसा अभी हमने आपसे बताया भी था कि सिक्के के बारे में, मुद्रा काफी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर, जिसको मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है, देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में टकसालों का राजकुमार अंकित कर किया हुआ मिलता है। फिरोज शाह तुगलक ने ससगानी, अद्धा और विक सिक्के का प्रचलन किया था, जबकि चांदी के टंके का प्रचलन और तांबे के जीतल का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। बलबन ने बलबनी स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तो ज़्यादातर जो है हमने आपसे सवालों का जिक्र कर दिया प्रशासन का, और मुझे आशा है कि आपको बहुत सी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी, पूरा प्रशासन। अब अगर हम थोड़ा सा बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लें तो हमें ज़्यादातर और समझ में आ जाएगी बात। रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी? बताओ। हाँ, खिज़्र खान ने। और किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? नहीं भाई, जब उसने शाहरुख या तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में सारण की थी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी ने किया था। ठीक है। और यही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ोगी नहीं तो दिक्कत होगी बेटा, थोड़ा सा पढ़ लिया करो तुम लोग। और आपका अच्छे से रिवीजन होगा। सिंचाई कर को क्या कहते थे? बताइए। सिंचाई कर किसने लगाया था? ऐसे सर्व करते थे, किसने लगाया था? हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। गुड। और भारत में एकता प्रथा का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। इक्तादारों पर नियंत्रण के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति बलबन के द्वारा की गई थी? हाँ, ख्वाजा। तो ठीक है बेटा, है फिर आगे हम लोग देखेंगे। हाँ 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 हाँ। वेलकम।